और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब विवाद से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कर्नाटक और देश के अन्य हिस्सों में हिजाब को लेकर जारी विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। हिजाब मामले पर पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर देश के अन्य हिस्सों में हिजाब को लेकर भी प्रदर्शन जारी है और इसे भड़काने की कोशिश में पाकिस्तान जुट गया है। खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बड़ी साजिश की बात कही है। आईएसआई ने सिख फॉर जस्टिस आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू से वीडियो जारी करवाया है, जिसके जरिए हिजाब मामले पर जनमत संग्रह जैसा एजेंडा चलाने की कोशिश की गई है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, पूरी जानकारी। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसने अलर्ट जारी किया है और उस अलर्ट की कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है। दरअसल आईबी ने बाकायदा गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जो एक बैन टेरर ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस का आतंकी है, उसके वीडियो का हवाला दिया है, जिसमें गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने बाकायदा हिजाब रेफरेंडम की शुरुआत करने के लिए भारत में कहा है और यही दावा किया है कि वो फंडिंग करेगा। इतना ही नहीं, चौंकाने वाली बात है कि बाकायदा इसके लिए हिजाब रेफरेंडम के लिए वेबसाइट भी जारी कर दिया, जिसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने अलर्ट जारी किया है दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में कि इन इलाकों में कहीं ना कहीं जो हिजाब रेफरेंडम है, खासकर मुस्लिम बाहुल इलाकों में, वहां पर शुरुआत कर सकते हैं कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स। इसलिए अलर्ट रहने को कहा है। अब बाकायदा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की अलर्ट है, जो आज तक के पास कॉपी है, उसमें इन तमाम चीजों का हवाला दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि दरअसल सिख फॉर जस्टिस आईएसआई, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ही चलाती है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि जो भारत में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पूरी तरह से घुस चुकी है और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करवाना चाहती है और खास तौर पर भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहती है, जिसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने यह अलर्ट जारी किया है और तमाम जो लॉ और इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको सतर्क रहने को कहा है। श्वेता, बिल्कुल, और कई राज्यों में भी अरविंद ऐसा कहा गया है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्यों को भी अलर्ट किया जा रहा है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इसी पूरी खबर के मद्देनजर जी बिल्कुल, देखिए आज तक के पास खुफिया अलर्ट की कॉपी भी है और जिसमें ये बताया गया है कि दरअसल ये जो वीडियो है सिख फॉर जस्टिस का, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ही चलाती है, ऑपरेट करती है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, बाकायदा इसके लिए वेबसाइट क्रिएट की गई है। श्वेता, ये काफी चौंकाने वाली बात है और उस वेबसाइट में ऑनलाइन लोगों को समर्थन देने के लिए कहा गया है, जिसके बाद जो आईबी है उसने खासतौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन इलाकों में जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं उन पर खास तौर पर नजर रखने के इसलिए कहा है क्योंकि और जो लोग हैं कट्टरपंथी लोग, वो इस प्रोपेगेंडा को आगे फैला सकते हैं। जो हिजाब रेफरेंडम है जिसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उसको बढ़ावा दे सकते हैं, इसलिए अलर्ट पर रहने को कहा गया है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बता दें, कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद भले ही चारों तरफ फैल रहा हो, लेकिन कर्नाटक में अभी तक इस पर कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। आइए आपको हम दिखाते हैं। देखिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी कक्षाएं 16 फरवरी तक बंद रहेगी। जो कर्नाटक सरकार है, राज्य सरकार है, उसने ये कहा है स्कूलों की कक्षाएं खुलने पर अभी साफ निर्देश वहां पर जारी नहीं किए गए हैं। तो साफ तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है कि कब से स्कूल और कॉलेजेस जो है वो खुल जाएंगे, कब से क्लासेस वहां पर शुरू होंगी, इस बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। पिछले आदेश के तहत स्कूल कॉलेज 11 फरवरी तक बंद थे। आपको बता दें कि जब यह मामला सामने आया था तो 3 दिन तक सब कुछ बंद कर दिया गया था। 14 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक पहनावे पर बैन है, यानी कि जब तक आदेश नहीं आ जाता है कुछ हाईकोर्ट से, तब तक किसी भी धार्मिक परिधान को पहनकर आप स्कूल या कॉलेज नहीं जा सकते। सिर्फ ड्रेस कोड वाले स्कूल कॉलेजों के लिए हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश है। केरल के राज्यपाल का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। You know, I do not find much problem with these women because they are not properly informed. The problem is those people who are instigating it. You know, the people who are trying to mount pressure, they are living in 1986.
but they are not realizing that lot of water has flown in Jamna, and now the government in Delhi is different. This government, I am sure that this government is not going to buckle down. They are not going to kneel before them. आपको बता दें कि हिजाब विवाद यूपी चुनाव में भी एंट्री मार चुका है। अखिलेश इस पर बोलने से बच रहे हैं, तो वैसे ही पूछ रहे हैं कि अखिलेश आखिर चुप क्यों हैं? कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। उनसे जब पूछा गया तो उनको सुनाई नहीं दे रहा है, बोले ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। यानी लफ्ज मुसलमान अगर आपके कान के और दिल में नहीं पहुंच रहा है तो क्या पैगाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के आप अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को? गलत पैगाम जा रहा है। उधर योगी कह रहे हैं कि देश शरिया कानून से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। सुनिए। देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है, और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है न देश के हित में। उन्नाव में 2 महीने बाद मिले लापता दलित लड़की के शव का कल अंतिम संस्कार कर दिया गया। लड़की की लाश एसपी सरकार के पूर्व मंत्री के बेटे की जमीन से मिली थी। पूर्व मंत्री के बेटे राजोल सिंह पर ही लड़की को अगवा करने और हत्या करने का आरोप है। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है उनके लड़के का समाजवादी पार्टी से। तो पहले दिन से देखा जा रहा है कि उन्हें समाजवादी पार्टी ने ही ऐसे तत्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए थे, और अभी चुनाव में जिस प्रकार की प्रथम सूची के दौरान और उसके बाद जिस प्रकार से इन लोगों ने प्रत्याशियों के टिकट दिए हैं, ये तो समाजवादी पार्टी के जीन्स का हिस्सा है। अपराध, पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देना, दुराचारी और दुष्कर्मियों को संरक्षण देना, इनके उसका हिस्सा है, और यह जनता जनार्दन ये सब देख रही है। एक खंडन करने से नहीं होगा, सच्चाई को उनको सामने रखना होगा। जिस पर आरोप है उससे समाजवादी पार्टी का कोई नाता नहीं है। पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और जहां तक जो समाजवादी पार्टी में वो 4 साल पहले मर चुके हैं। 4 साल पहले उनका देहांत हो चुका है। उनके जिन पे आरोप है बेटे पर, वो पार्टी के किसी भी संगठन में किसी भी पद पर और कोई सदस्य पार्टी के नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस आखिरकार क्यों इंतजार कर रही थी? जिस समय एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर दर्ज जब हुई और कार्रवाई आज की, क्या पुलिस सोती रही? आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था को बेहतर करेगी कि नहीं करेगी? एफआईआर दर्ज होने के कितने दिनों बाद कार्रवाई हो रही है, ये जिम्मेदारी किसकी थी? पश्चिमी यूपी की 58 सीटों से ऐन पहले हिजाब विवाद ने यूपी की सियासत में एंट्री ले ली। कयास लगे कि मुस्लिम वोट बैंक बंट जाएगा। ऐसा हुआ या नहीं, ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन जिस तरह से 58 सीटों पर कम वोटिंग हुई है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर कम वोटिंग को सरकार के पक्ष में माना जाता है। लेकिन क्या आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं? पहले फेज का चुनाव समाप्त हो गया है, और मैं आपको दावे से बता सकता हूं, पहले फेज में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी तेज गति से 300 की ओर बढ़ रही है। जो अमित शाह चुनाव से पहले जाटों को रिझाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाक छान रहे थे, वोटिंग के बाद उनके इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? क्या इसका रिश्ता पहले चरण के मतदान का पैटर्न है? 2007 के विधानसभा चुनाव में
पहले चरण की 58 सीटों पर करीब 48% वोटिंग हुई और बसपा सत्ता में आई। 2007 के मुकाबले 2012 के चुनाव में करीब 13 से 14% ज्यादा वोटिंग हुई और इसका असर ये हुआ कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। 2017 के चुनाव में वोटिंग का आंकड़ा 2 और फीसदी बढ़ा और बीजेपी सत्ता में आ गई, लेकिन 2022 में पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान में कमी आई है। चुनावों में यह आम धारणा रही है कि अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो इसका मतलब सत्ता विरोधी लहर माना जाता है और अगर कम वोटिंग होती है तो इसका फायदा सरकार को होता है। तो क्या अखिलेश सरकार में कथित गुंडागर्दी की आग योगी सरकार से जुड़ी सत्ता विरोधी लहर पर भारी पड़ रही है? होता है, फिरौती छीना झपटी होती है, वहाँ विकास संभव नहीं होता है। और कानून व्यवस्था स्थापित करना एक छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। मान लीजिए आपके पास बंगलो है, घर है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, सब कुछ है, पांचों उंगली घी में है, कोई दुख नहीं है। लेकिन अगर माफियाओं की चलती है, गुंडाओं की चलती है और जवान बेटा सुबह घर से गया है उत्साह के साथ और शाम को उसकी लाश घर पे लौट आए, कोई उसकी हत्या कर दे, तो उस घर का क्या उपयोग है? तो उत्तर प्रदेश के पहले चरण की 58 सीटों पर कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहा, जिस वजह से बीजेपी खुलकर जीत के दावे कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कम वोटिंग का मतलब बीजेपी की जीत है? इस सवाल पर सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार ने आज तक को ये बताया। वोटिंग परसेंटेज अगर कम हो तो उसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? देखिए, अमूमन लोग ये मतलब निकालते हैं कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम है तो कहते हैं ये सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में है, और अगर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हो रहा है तो अमूमन ऐसी धारणा बन गई है कि लोग घरों से निकल के आए हैं और सत्तारूढ़ पार्टी को हराने के लिए वोट दे रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ धारणा मात्र है। अगर आप आंकड़ों के नजरिए से देखें तो आप देखेंगे कई ऐसे विधानसभा चुनाव हैं जहां टर्नआउट बढ़ा है, सरकारें दोबारा जीत के आई हैं। आप बंगाल का उदाहरण ले लें, आप दिल्ली का उदाहरण ले लें। यानी आंकड़े कहते हैं कि कम या ज्यादा वोटिंग से किसी की जीत और हार तय नहीं हो सकती। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर ज्यादा वोटिंग को विपक्ष अपने हक में बता रहा है। बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली जैसे ग्रामीण इलाकों में इस बार ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और आगरा जैसी शहरी सीटों पर मतदान कम देखने को मिला है। किसान आंदोलन के कारण ग्रामीण इलाकों में ये चुनाव बीजेपी की अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे, जहां जयंत चौधरी को इस बार जीत की संभावना है। इसकी काट के तौर पर बीजेपी कैराना में पलायन से लेकर मुजफ्फरनगर दंगों के मामले को तूल दे रही है, जिसमें दलितों को रिझाना भी शामिल है। मैं यूपी के लोगों को सावधान भी करना चाहता हूं। ये परिवारवादी लोग इस समय इतने बौखलाए हुए हैं कि ठान कर बैठे हैं कि गरीब के लिए चल रही सारी योजनाओं को सबसे पहले ताले लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर ये योजनाएं चालू रही तो योगी और मोदी के ही गीत लोग गाते रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा दलित है। कभी ये क्षेत्र मायावती का गढ़ रहा है। यहाँ पर कई ऐसी जातियाँ हैं जो सीक्रेट किंग मेकर साबित हो सकती हैं। तो क्या इन्हीं के भरोसे बीजेपी पहले चरण में छाने का दावा करती है? पहले चरण के मतदान में जाट और गुर्जर वोट की नाराजगी से सत्ता पक्ष को जो नुकसान होना दिखाई दे रहा था वो अब कम दिखाई दिया, और ऐसे में दलित वोट का बंटना निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के लिए नुकसानदायक कहा जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दलित वोट बटा होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जीतता है उसकी लखनऊ पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा चरण मुस्लिम बहुल रुहेलखंड में होना है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है और एडवांटेज उसको ही मिलेगी जो पहली 58 सीटों पर बढ़त बना चुका होगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।
बात होगी अब गोवा की। गोवा में भी 14 फरवरी को मतदान है। वहां आज प्रचार का आखिरी दिन है। इस बार गोवा में जबरदस्त चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खास तौर पर अपनी पार्टी के लिए गोवा के चुनाव प्रचार में सक्रिय है। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने अरविंद केजरीवाल से खास बातचीत की। एक इज्जत से लोग देखते हैं आम आदमी पार्टी को। लोगों को लगता है यार दिल्ली वाले इनको बार बार इतना भारी बहुमत दे रहे हैं तो इन्होंने कुछ अच्छा ही काम किया होगा दिल्ली में। हमने बड़ी मेहनत की है, ईमानदारी के साथ हम गोवा के लोगों को यही कह रहे हैं भाई एक अच्छी सरकार देंगे, ईमानदार सरकार देंगे। एक नई किस्म की राजनीति लेके आए हैं हम, कट्टर ईमानदार राजनीति, काम की राजनीति। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक 5 राज्यों के चुनाव, जहां उत्तर प्रदेश में प्रथम दौर का जो मतदान है वो पूरा हो चुका है। लेकिन अब बारी गोवा, उत्तराखंड की है, जिसके आगे फिर पंजाब, मणिपुर, ये सारे राज्य होंगे। गोवा में इस समय हम मौजूद हैं। गोवा ही वो राज्य है जहां पर जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बाहर कदम रखने का प्रयास किया था तो सबसे पहले गोवा के ही चर्चे होते थे। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। 2 साल की दिल्ली शासन के बाद और अब 7 साल के बाद क्या लोग आपको अलग तरीके से परख रहे हैं? हाँ, फर्क तो है, क्योंकि 2 साल में जब हम आए थे, 2 साल के बाद तो कुछ काम किया था दिल्ली में, उतना ज्यादा नहीं था। अब जब 7 साल बाद आए हैं तो एक और चुनाव जीत के आए हैं और उस चुनाव में भारी बहुमत मिला है, 70 में से 62 सीट। तो लोगों को लगता है यार दिल्ली वाले इनको बार बार इतना भारी बहुमत दे रहे हैं तो इन्होंने कुछ अच्छा ही काम किया होगा दिल्ली में। और दूसरा, दिल्ली के जो काम है उनके चर्चे काफी हुए हैं। जैसे पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में, जब कोने में भी जाते हैं, कहीं रिमोट एरिया में भी, 3 बातों की चर्चा तो हर जगह हो रही है। जी, आपने दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। आपने दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। आपने दिल्ली में बिजली 24 घंटे कर दी, फ्री कर दी, यहाँ भी कर देना। तो ये स्कूल, अस्पताल और बिजली, इसके चर्चे कोने कोने तक पहुंच गए हैं। पर आपको नहीं लगता है कि इसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है? अगर आप कहते हैं कि ये दिल्ली के शासन को देखा सबने, तो इसका मतलब कि जो भी नतीजा आएगा उसको आपको अपनी छवि के मैंडेट के तौर पर भी देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे को लेके देश भर में आज एक इज्जत से लोग देखते हैं आम आदमी पार्टी को, प्यार करते हैं। लेकिन संगठन कमजोर है हमारा, नई पार्टी है, पूरे देश में संगठन नहीं है। चुनाव जो है वो संगठन पे बहुत बड़े स्तर पे मैटर करता है। तो जो भी आएगा नतीजा, वो सरमाथे पे जनता जो भी नतीजा देगी, हमारा प्रयास जारी रहेगा। पर गोवा को लेकर आश्वस्त कितने हैं? आपने मुख्यमंत्री का चेहरा 3 राज्यों में दे दिया, कितने आश्वस्त हैं उस नाम के ऐलान? मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। मैं अभी भी आ रहा हूँ, 3 रैलीज करके लौट रहा हूँ और मतलब जो क्राउड का बिहेवियर है, ऐसा मैंने नॉर्मली गोवा के अंदर इस तरह का वो देखा नहीं है, इस तरह का रिस्पांस क्राउड का। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमने बड़ी मेहनत की है, ईमानदारी के साथ हम गोवा के लोगों को यही कह रहे हैं भाई एक अच्छी सरकार देंगे, ईमानदार सरकार देंगे, तो अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। पर यहाँ तो नतीजे के बाद विधायक भी चले जाते हैं उधर, तो गोवा तो बड़ा डिफिकल्ट राज्य है छोटा होने के बावजूद। डेफिनेटली डिफिकल्ट भी है, बहुत करप्शन भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा करप्शन है यहाँ पे गोवा में। पैसे की कमी नहीं है गोवा सरकार में, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट गवर्नमेंट्स इन द कंट्री, लेकिन करप्शन बहुत ज्यादा है। डेट भी तो है यहाँ, मतलब अब ये डेट क्यों है? मैं लोगों से पूछता हूँ, 24,000 करोड़ का डेट है और आप फ्री में चीजें देने की बात कर रहे हैं। पिछले 25 साल में यहाँ ना कोई नया सरकारी स्कूल बना, ना कोई कॉलेज बना, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई अस्पताल बना, ना कोई डिस्पेंसरी बनी, ना कोई सड़क बनी। तो 24,000 करोड़ गया कहाँ? एक भाई जब कोई काम ही नहीं हुआ तो 24,000 कोई काम नहीं हुआ भाई, छोटे मोटे हुए होंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो जनता को काम चाहिए कोई काम ही नहीं हुआ। तो 24,000 करोड़ कहाँ गया? मैं बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ मैं कहाँ गया। दिल्ली में मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ वजीरपुर फ्लाईओवर का, लेकिन ऐसे कई कि 325 करोड़ का बनना था वजीरपुर फ्लाईओवर, हमने कम समय में 200 करोड़ का पूरा कर दिया। यहाँ पे जुआरी फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, वो 700 करोड़ का बन रहा था, 1500 करोड़ का ऑलरेडी खर्च हो चुका है और अभी तो पूरा भी नहीं हुआ, अभी तो बता रहे हैं 2-2.5 हजार करोड़ जाएगा। तो पैसा यहाँ खराब हुआ।
मतलब लोग पता नहीं नेता कितना पैसा खा गए, यहाँ पे कितना पैसा खा गए लोगों के स्विस बैंकों में, और पता नहीं कितनी प्रॉपर्टियां बना ली इन्होंने, हिसाब ही नहीं है किसी चीज का। वो अगर ईमानदार सरकार हो तो गोवा के अंदर पता नहीं कितना विकास हो सकता है। लोग समझ रहे हैं आपकी इन बातों को? समझ तो रहे हैं, कितना वोट देंगे ये तो समय बताएगा। पर ये को आप देख रहे हैं कि जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें कम से कम 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको कंपटीशन में देखा जा रहा है, जिसमें पंजाब हो गया। पर लोग कहते हैं कि पिछली बार भी पंजाब और गोवा में ये कहा जा रहा था कि बस आम आदमी पार्टी आने ही वाली है, और कहते कहते देखिए अब 5 साल हो गए उस बात को। इस बार आनी चाहिए। शुभ, आप भी प्रार्थना कीजिए, ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर होगा। प्रार्थना से तो नहीं, ये वोटों से होगा। नहीं, वोटों से होगा, ऊपर वाले ने चाहा, जनता ने चाहा तो जरूर होगा इस बार। मुख्यमंत्रियों के चेहरे देना, क्या आपकी तरफ से आखिरकार आपको लगा कि नहीं चेहरे देने होंगे? पिछली बार बहुत चर्चा होती थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर आएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के लिए। क्या उन सवालों का जवाब देने के लिए इस बार आपने, एक कलाकार हैं, एक एडवोकेट हैं, एक आपके फौजी हैं जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं? सारे ईमानदार हैं, सारे कट्टर देशभक्त हैं, अच्छे लोग हैं, देश के बारे में सोचते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल तो आम आदमी पार्टी एक चेहरे पर चल रही है जिसको हर जगह पर जाके प्रचार करना पड़ रहा है। वो विश्वसनीयता की बात है, क्योंकि मुझे लोगों ने देखा है इतने लंबे समय से काम करते हुए, 7 साल हो गए दिल्ली में अच्छा काम करके दिखाया, तो मेरे ऊपर एक विश्वसनीयता हो गई है। भाई केजरीवाल जो कहता है वो करता है, कट्टर ईमानदार आदमी है। तो जब मैं जाके कहता हूँ भाई भगवंत मान अच्छा आदमी है, भगवंत मान को वोट दो, अमित पालेकर अच्छा आदमी है, इनको वोट दो, कर्नल साहब, कर्नल कोटियाल अच्छे आदमी है, तो एक विश्वास है जनता को। उत्तराखंड का चुनाव भी गोवा के साथ साथ होगा। उत्तराखंड में आपने एक एक्स फौजी को टिकट दिया, कर्नल कोटियाल, मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी पूर्व सैनिकों के साथ उत्तराखंड में भी एक्सपेरिमेंट कर ही चुकी है, बीजेपी में रहे थे ऐसे, और जो देशभक्त पार्टी वाला इमेज उनका बड़ा है। वो कहाँ के देशभक्त हैं बीजेपी वाले? नहीं है ना, कहाँ के देशभक्त है? कौन सी देशभक्ति का काम करते हैं वो? सारा दिन तो लोगों को लड़ाते रहते हैं, इधर उधर गाली गलौज करते रहते हैं, अच्छी बात नहीं है। तो उत्तराखंड में लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं, वहां पर तो उनकी आबादी में ही फौजियों की संख्या कितनी है जो पूर्व फौजी हैं? काफी है, वहाँ पे फौजियों की संख्या भी काफी है। वहाँ पे भी चर्चा यही है, उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हमारे दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली के लोग अक्सर, दिल्ली में जो उत्तराखंड के लोग रहते हैं वो अपने गांव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, फोन पे बात होती रहती है, वो बताते रहते हैं कि दिल्ली में कितना अच्छा काम हो रहा है। और मैंने तो यहाँ तक लोगों को चैलेंज किया है, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, कि आप दिल्ली में आप किसी को अगर जानते हो, दोस्त यार रिश्तेदार, तो उसको फोन करके पूछ लो कि भाई क्या तुम केजरीवाल के काम से खुश हो? अगर दिल्ली वाला ये कह दे कि हम खुश नहीं है तो मेरे को यहाँ वोट मत देना। इतना कॉन्फिडेंस कौन सी पार्टी कर सकती है? दिल्ली के चुनाव में भी आपको याद होगा, कहूंगे कि ये फिर भी रिस्क है, क्योंकि उत्तराखंड की आबादी आप कह रहे हैं बड़ी आबादी, और वाकई बड़ी आबादी रहती है दिल्ली में। लोग दिल्ली के प्यार करते हैं हमको। दिल्ली के चुनाव में आपको याद होगा हमने कहा था, मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था चुनाव के पहले कि अगर आपको लगता है मैंने काम किया तो ही वोट देना, अगर आपको लगता है 5 साल मैंने काम किया तो वोट मत देना। कौन सा नेता आज की दौर में कहता है ऐसे? एक नई किस्म की राजनीति लेके आए हम, कट्टर ईमानदार राजनीति, काम की राजनीति। ये जाति धर्म की बातों की हटा के अकेली पार्टी है जो आज मैं जगह जगह जाके क्या बोल रहा हूँ, मेरे को वोट दो मैं आपके स्कूल बनवाऊंगा, मेरे को वोट दो मैं आपके अस्पताल बनवाऊंगा, मेरे को वोट दो मैं आपकी बिजली ठीक करूंगा। कौन सी पार्टी है? बीजेपी कहती है कि हमें वोट दो हम स्कूल बनवाएंगे। लोग कहते हैं ये फ्री वाला कल्चर भी केजरीवाल ही ले। अच्छा आप बताओ, दिल्ली में हमने सरकार बनाई, सरकारी स्कूल ठीक करे, शानदार कर दिए, वहां गरीबों के बच्चों को अगर मैं अच्छी शिक्षा फ्री में देता हूं, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम और क्या है? मैं अगर अस्पताल ठीक कर दिए, मैंने सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, वहां सारे गरीबों को फ्री दवाइयां, फ्री टेस्ट, फ्री ऑपरेशन होता है, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम क्या है? इनको क्या तकलीफ है अगर ये चीजें मैं फ्री दे रहा हूँ? इनको तकलीफ इस बात की है कि अगर केजरीवाल ने इस तरह से फ्री देना चालू कर दिया तो इनको लूटने के लिए कुछ नहीं बचेगा सरकार में। आपका लक्ष्य दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी का विस्तार या फिर भारतीय जनता पार्टी का सबसे सशक्त विकल्प बनना राष्ट्रीय तौर? हमारा मकसद, हमारा किसी पार्टी से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा किसी नेता से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा मकसद देश को आगे ले जाना है। हमारे सामने देश है, भ्रष्टाचार दूर करना, देश में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले,
स्वास्थ्य सुविधाएं हो, स्कूल अस्पताल अच्छे बने, अगर ये पार्टियां कर दे मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कर देंगे लोग। आप खुद सोचो, आज मैं गोवा में आया हूँ, प्रमोद सावंत साहब ने अगर यहाँ अच्छा काम किया होता, गोवा के लोग कहते जी केजरीवाल जी आपकी जरूरत नहीं है, आप जाओ वापस दिल्ली। आज दिल्ली में कोई नई पार्टी आके दिखा दे। अच्छा, नतीजे के बाद अगर ये कह दिया तो नई पार्टी दिल्ली में आके दिखा दे। यहाँ पे भाई अच्छा माहौल है, अच्छा वो मिल रहा है हम लोगों को। तृणमूल कांग्रेस भी है, पिछली बार भी कोशिश की थी, इस बार देखिए बहुत बहुत अग्रेसिव रैलियां कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। वैसे तो आप लोग साथी लगते हैं, दीदी बहुत स्नेह करती हैं आपसे। बिल्कुल करती हैं, मैं भी दीदी को बहुत प्यार करता हूँ। पर यहाँ टक्कर है, चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव लड़ना कौन सी, इसका मतलब दुश्मन लोग सोच रहे कहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पश्चिम के एक छोटे से देश के सबसे छोटे राज्य में आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। भाई हम तो कई जगह जा रहे हैं, हम तो उत्तराखंड भी जा रहे हैं, हम तो पंजाब भी जा रहे हैं, हम तो गोवा भी आ गए। यूपी आपकी पॉलिटिक्स में कहाँ पर कैंडिडेट्स यूपी में इस बार लड़ रहे हैं चुनाव। एक तरह से आप ये कह लीजिए कि एक तरह से एंट्री हो जाएगी हम लोगों की। वहां पे भी लोगों का काफी अच्छा रुझान है, काफी अच्छा लोग प्यार करते हैं। लेकिन पहली बार है, देखो कितना वो होता है। फिर आप कहेंगे कि अगर हार गए तो फिर इसका मतलब दिल्ली की उस पे, तो वो हर चीज जो है वो नतीजों पे, तो देखिए नतीजों पे निर्भर नहीं है, जहाँ पर आपने पहले भी दांव लगाया है। और हर जगह की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, हर जगह के अपने अपनी पॉलिटिकल कंडीशंस हैं जी, हर जगह के अपने अपने। पंजाब के लोग ही अलग हैं, गोवा के लोग अलग हैं, उत्तराखंड के अलग हैं, उत्तर प्रदेश के अलग हैं। पहले चरण का जो मतदान हुआ उसे देखकर क्या लग रहा है, मुद्दे जो उठ रहे हैं, सारी चीजें जो हो रही हैं? मुद्दे क्या उठ रहे हैं? कोई बात कर रहा है, मैं आपसे जैसे पूछना चाहता हूँ भी, आप गोवा में आज घूम रही हैं जी, तो कांग्रेस का क्या मुद्दा है गोवा में? यहाँ पे आप किसी से पूछ लो, सड़क पे कल चले जाना, पूछना भाई आम आदमी पार्टी आएगी तो क्या करेगी। हर आदमी आपको कह देगा जी स्कूल बनवाएगी, अस्पताल बनवाएगी, बिजली फ्री करेगी, बिजली 24 घंटे करेगी और महिलाओं को 1000 रुपए देगी। सबको पता है। आप उनसे पूछना कांग्रेस क्या, एक सुनिए तो सही है, आप उनसे ये पूछना कि कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस क्या करेगी? कुछ नहीं कह रही। बीजेपी क्या करेगी? कुछ नहीं कह रहे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई बीजेपी ने 5 साल लूट लिया, अब हमारी बारी है, हमें वोट दो। बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई अभी तो सफिशिएंट नहीं हुआ, 5 साल और दे दो। बस यही मॉडल इनका, यही है और तो कुछ नहीं। तो किसी को 1000 रुपए नहीं मिले, देंगे। ये इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया आया चुनाव के दौरान, जब हमें पिछले 3-4 महीने में कर रहे थे तो चर्चा के दौरान ये निकला कि महिलाओं को सशक्तिकरण क्या है। आपकी कैबिनेट तक में नहीं। मैं आ रहा हूँ, हाँ। सुनो, अगर मैं कहूँ महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण जेब में पैसे हो तो सशक्तिकरण होता है, अगर जेब में पैसे नहीं हो तो सशक्तिकरण किस चीज का? तो हमने ये तय किया कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को हम 1000 रुपए देंगे। ये आइडिया अभी इन दिनों में आया, तो इसको हमने किया ऐलान, अब दिल्ली में भी करेंगे। हमारी पूरी योजना है, आने वाले समय में दिल्ली के अंदर भी समय पे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी। बहुत रैलियां आप कर रहे हैं और जो आपने दांव पर लगाया है वो है 7 साल का दिल्ली का कामकाज, जिसके आधार पर आपको इन राज्यों में उम्मीदें हैं। बहुत धन्यवाद अभी बातचीत के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। यूपी में हर पार्टी ने दूसरे फेज के लिए पूरा जोर लगा दिया है। सियासी गलियों से नेताओं की आवाज बुलंद हो रही है। क्या है यूपी में पहले फेज के मतदान के बाद बीजेपी के आगे की रणनीति? बरेली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज तक से खास बातचीत में यूपी चुनाव से लेकर हिजाब तक हर मुद्दे पर बेबाकी से बात की। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने रोड शो में है। लोगों का हुजूम आप देखिए कि किस तरीके का लोगों का ये हुजूम है। इस वक्त पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त इस रोड शो में है और हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी, स्वागत है आज तक में। सर, ये बताइए कि पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया, आपका क्या आकलन है, किस तरीके से का ये चुनाव? धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश के 5 राज्यों में भारी समर्थन प्राप्त कर रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण में आप सबने देखा होगा कल 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। इन चुनावों में
जो जबरदस्त समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता जनार्दन का प्राप्त हुआ है, यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो सफलता प्राप्त की गई है, ये उसका परिणाम है। खासतौर पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, सुशासन और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दे पर और आस्था के सम्मान के मुद्दे पर। और ये अभूतपूर्व सफलता इस बात को प्रदर्शित करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया और कल पहले चरण के मतदान में अपार जन समर्थन इस बात का उदाहरण भी रहा। मुख्यमंत्री जी, विपक्ष ने कहा है कि इस बार उनको बहुत भारी समर्थन मिला है, अखिलेश यादव ने कहा और जयंत चौधरी ने कहा। आपको लगता है कि इस बार कॉम्बिनेशन जो था, समीकरण, वो कहीं टूटा है? जो जाट या फिर मुस्लिम कॉम्बिनेशन है वो साथ गया है? देखिए, ये हर व्यक्ति जानता है कि इन्होंने महागठबंधन 2019 में बनाया था, लेकिन 2019 के बाद 2019 से पहले 2017 में भी दो लड़कों की जोड़ी आई थी। 19 में इन्होंने महागठबंधन बनाया, जनता ने इन्हें 14 में ठुकराया, 19 में ठुकराया, 17 में फ्लॉप किया, 22 में फिर ये दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई थी। लेकिन जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। जनता जनार्दन पूरी तरह सजग है और इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता तय कर चुकी है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो उन्हें सुरक्षा दे सके, दंगों से मुक्त कर सके, अराजकता और किसी भी प्रकार की व्यवस्था से मुक्त कर सके, उस प्रकार की सरकार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन जनता जनार्दन का मिल रहा है और कल पहले चरण के मतदान में सब चीजें देखने को मिली हैं। मुख्यमंत्री जी, एक हिजाब विवाद सामने आया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है न देश के हित में। आखिरी सवाल मुख्यमंत्री जी, ये उन्नाव में जो हुआ, जिसमें नाम आया आज और अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी का नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। देखिए, तो पहले दिन से देखा जा रहा है कि उन्हें समाजवादी पार्टी ने ही ऐसे तत्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए थे और अभी चुनाव में जिस प्रकार की प्रथम सूची के दौरान और उसके बाद जिस प्रकार से इन लोगों ने प्रत्याशियों के टिकट दिए हैं, ये तो समाजवादी पार्टी के जीन्स का हिस्सा है। अपराध, पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देना, दुराचारी और दुष्कर्मियों को संरक्षण देना, इनके उसका हिस्सा है और यह जनता जनार्दन ये सब देख रही है। एक खंडन करने से नहीं होगा, सच्चाई को उनको सामने रखना होगा। बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।